सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने पासवर्ड जनरेट करने वाला जो फीचर था उसको डेवलप कर लिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये साइन अप वाला फॉर्म है इसका जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर करने का कोडिंग करेंगे। ठीक है, मतलब साइन अप का आपको कोड करना है आज की इस क्लास में। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने phpMyAdmin सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और एक आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और आप क्या करिए, यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ STP ड्राइव। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो दे सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं दे सकते। आप ये अंडरस्कोर का चित्र इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ना अंडरस्कोर दे रहा हूँ, सिंपली राइट कर रहा हूँ STP ड्राइव। ओके, क्रिएट पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे आप जो आपका डेटाबेस है वह यहाँ पे क्रिएट हो गया STP ड्राइव के नाम से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस STP ड्राइव के अंदर एक टेबल बनाना है यूज़र्स के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर आपको मैक्सिमम अभी 12 कॉलम को लेना है। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, इस यूजर्स टेबल के अंदर 12 कॉलम को बनाना है। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली गो के बटन पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे आपके पास 12 कॉलम फिल करने के लिए आ जाएंगे कि कौन सा आपको कॉलम यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉलम क्रिएट करेंगे ID का। ठीक है, और इसका जो टाइप रखेंगे, डेटा टाइप, वह रखेंगे इंट, और इसकी लेंथ आप रख दीजिए 11। ठीक है, और ये जो आपकी ID है इसको आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। और याद रखिएगा इंडेक्स के अंदर यहाँ पे प्राइमरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा तो। ठीक है, देन इसके बाद हम बनाएंगे फुल नेम। ओके, और इस फुल नेम को हम डालेंगे varchar के अंदर और इसकी लेंथ आप डाल दीजिएगा 100। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं नल, आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। इसको हम इनेबल इसलिए करते हैं ताकि आप अपने इस डेटा को दोबारा बाद में अपडेट कर सकें। ठीक है, देन एक और कॉलम बनाइए ईमेल के नाम से, और इस ईमेल को भी आप कहाँ डालेंगे, varchar के अंदर। ठीक है, इसकी लेंथ भी आप 100 डाल दीजिए और यहाँ पे इसको भी आप नल इसका इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद आप बनाएंगे पासवर्ड के लिए। ठीक है, और पासवर्ड भी आपका varchar रहेगा और इसकी भी लेंथ आप 100 पास कर दीजिए और इसे भी आप नल इनेबल कर दीजिए। ठीक है, देन आपको बनाना है यहाँ पे रजिस्टर्ड डेट एंड टाइम का। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा डेट एंड टाइम। ये देखिए ये रहा डेट टाइम। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको और यहाँ पे आपको लेंथ डिफाइन नहीं करना है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको डाल देना है करंट टाइम स्टैम्प। तो करंट टाइम स्टैम्प डालने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपके कॉलम के अंदर जो करंटली आपका जो टाइम और डेट होगा उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लेंथ नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये लेंथ को डिसाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसे नल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे दोबारा अपडेट नहीं करना है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो डेट एंड टाइम है वह स्टोर हो जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नल को इसमें इनेबल नहीं करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है एक्टिवेशन कोड का कॉलम, और इस कॉलम का जो आप डेटा टाइप रखेंगे वह रखेंगे varchar, और इसके अंदर आप लेंथ डिफाइन कर दीजिए 100 का और इसके अंदर भी नल को इनेबल कर दीजिए। देन इसके बाद आप यहाँ पे बनाइए स्टेटस, और इस कॉलम के अंदर आप इसका जो डेटा टाइप है वह रखेंगे varchar, और यहाँ पे जो लेंथ है ये भी आप 100 ही डिफाइन कर दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेटस के अंदर पहले से ही कोई वैल्यू को आप स्टोर करके रखेंगे। अब वो कैसे होगा, यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट के अंदर आप क्या करिए, यहाँ पे एज डिफाइंड को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टेटस में पेंडिंग। ठीक है, सिंपली इस तरीके से लिख दीजिए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही इसके अंदर कोई नया डेटा इंसर्ट हो तो पहले से ही स्टेटस वाले कॉलम में पेंडिंग लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एज डिफाइंड चूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको इसे नल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो पेंडिंग है वह यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट बनाइए प्लान्स के नाम से कॉलम, और ये जो प्लान्स का नाम से जो कॉलम आपने बनाया है इसका जो डेटा टाइप होगा उसे भी आप क्या रखेंगे, varchar ही रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो लेंथ है वह 100 रख लीजिए और यहाँ पे भी आप पहले से ही एक वैल्यू को डिफाइन करके रखेंगे जिसका नाम होगा फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्री इस तरीके से डिफाइन कर दिया एज डिफाइंड को सेलेक्ट करके, और इसके अंदर भी आपको नल अनेबल नहीं करना है। ठीक है, देन नीचे आइए और यहाँ पे एक और कॉलम बनाइए स्टोरेज के नाम से, और जो ये स्टोरेज कॉलम है इसका जो आप डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वह करेंगे यहाँ से फ्लोट। ठीक है, फ्लोट को यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लोट को सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी लेंथ है आप यहाँ पे लेंथ डालेंगे 25। मीन्स
जो स्टोरेज के अंदर जो आप नंबर लिखेंगे वह 25 डिजिट तक का ही आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है पॉइंटिंग वैल्यू। जैसे कि 1.00 हम डालते हैं एक लिखने के लिए इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आप डेसिमल में अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे हमने फ्लोट को सेलेक्ट किया है स्टोरेज का डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ, जो भी ये हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कि ये एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं इसमें करेंगे क्या, जरा उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इस एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़र को पहले से ही कुछ फ्री स्टोरेज देंगे, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र अपनी इन सभी फाइल को स्टोर करके रख पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यूज़र को बोलेंगे अब आपका स्टोरेज भर चुका है तो आप क्या करिए, हमसे स्टोरेज को परचेज़ करिए। ठीक है, तो स्टोरेज वो कैसे परचेज़ करेगा, हम उसको 2 से 3 प्लान्स इसमें बनाएंगे, तो वो उन प्लान्स को परचेज़ करेगा तो उसका जो स्टोरेज है वह बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, गूगल ड्राइव क्या करता है, उसके अंदर आप अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हो, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे वही एप्लीकेशन समझ लीजिए बना रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी वजह से देखिए हमने यहाँ पे प्लान्स का कॉलम बनाया, स्टेटस का कॉलम बनाया, ठीक है, और एक्टिवेशन कोड का यहाँ पे हम कॉलम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब यूज़र यहाँ पे साइन अप होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वो रजिस्टर इस पर क्लिक करता है तो हम एक एक्टिवेशन कोड यूज़र के ईमेल पे भेजेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ईमेल भेजना तो सिखाई दिया है, तो उसी के माध्यम से यूज़र को हम क्या करेंगे, एक ईमेल सेंड करेंगे वेरिफिकेशन कोड, और फिर यहाँ पे मैच करके देखेंगे क्या ये जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाली है क्या वह सही ईमेल आईडी है या नहीं। अगर सही होगी तो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई कर लेगा, मतलब यहाँ पे फिर हम उससे बाद में मांगेंगे भी वो वेरिफिकेशन कोड और मैच करके देखेंगे अपने डेटाबेस से, क्योंकि हम जब उसको ईमेल सेंड करेंगे तो अपने डेटाबेस के अंदर भी, मतलब एक्टिवेशन कोड वाले कॉलम के अंदर भी उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको बनाइए, देन आगे की फंक्शनैलिटी को मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे 25 डिजिट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एज डिफाइंड चूज़ करना है और यहाँ पे आपको 10 MB इसमें रखना है। ठीक है, 10 MB हम बहुत अभी कम दे रहे हैं स्टोरेज यूज़र को, बाद में इसको 1 GB बढ़ा देंगे क्योंकि अभी हमें टेस्टिंग वगैरह करनी होगी, तो 1 GB की फ़ाइल हमें अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए 10 MB चूज़ किया है। ठीक है, कि जो भी हमारा फर्स्ट टाइम रजिस्टर करके हमारा फ्री प्लान लेता है तो उसको 10 MB तक का स्टोरेज मिल जाएगा और वो उसके अंदर अपनी सभी फाइलों को स्टोर कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एज डिफाइंड में 10 डाल दिया है, तो आपको यहाँ पे इसे नल इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे यूज्ड अंडरस्कोर स्टोरेज के नाम से कॉलम। ठीक है, इसको भी आप क्या रखेंगे, फ्लोट के अंदर इसका डिजिट की जो लिमिट है उसको आप यहाँ पे 25 डिफाइन कर दीजिएगा। इसके अंदर भी आप एज डिफाइंड चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप 0 MB को लिख देंगे, मतलब कि जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसको हम 10 MB का स्टोरेज देंगे जिसमें से उसने 0 MB अभी यूज़ किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो एज डिफाइंड में हम डाल दें वो पहले से ही डेटाबेस में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें भी आपको नल इनेबल नहीं करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आप बनाइए परचेज डेट का कॉलम और इसका जो डेटा टाइप होगा उसको आप सिर्फ रखिएगा डेट। ठीक है, देखिए ये डेट, सिंपली डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके अंदर आपको लेंथ वगैरह डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, इसे नल इनेबल करके छोड़ देंगे क्योंकि हम इसमें भी कुछ भी डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पे बना लीजिए एक्सपायरी डेट और इसका भी जो आप डेटा टाइप रखेंगे वह डेट रखेंगे और यहाँ पे भी आप नल इनेबल करके इसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने इसमें कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है, नल इनेबल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले से ही इन दोनों कॉलम में नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम उस नल को कभी भी अपडेट कर सकते हैं किसी भी दूसरी वैल्यू से। ठीक है, तो देख लिया आपने, इस तरीके से आपको ये सारे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन नीचे दिख जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पे जो यूज़र्स का हमने टेबल बनाया है वह क्रिएट होकर आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो ये हमने साइन अप का फॉर्म बनाया है इसके सभी डेटा को हमें इस टेबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, लास्ट क्लास में तो आपने ये ईमेल सेंड करने वाला कोड किया था, सिंपली आप इसे यहाँ से कट कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको कोडिंग में आ जाइएगा अपनी index.php वाली फाइल के अंदर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सबसे पहला काम एक क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आपने इनपुट फील्ड बनाए हैं इसके अंदर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को पास कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये होगा कि जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसको ये मैसेज मिल जाएगा कि ये सारे के सारे फील्ड आपके रिक्वायर्ड हैं। अगर इन तीनों में से अगर वो कोई भी इनपुट फील्ड को खाली छोड़ता है तो यूज़र को मैसेज मिल जाएगा कि ये इनपुट फील्ड खाली है
और ये रिक्वायर्ड है, आपको ये फिल करना है। क्योंकि जो देखिए हमारे फॉर्म में कितने फील्ड ही हैं, एक यूज़र नेम का, एक ईमेल आईडी का और एक पासवर्ड का। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है कि यूज़र को इसमें फ़िल करनी है। अगर यूज़र इसमें फ़िल नहीं करेगा तो यहाँ पे साइनअप नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन तीनों के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को पास कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम वाला देख रहे हैं, ये इनपुट ये दिख रहा है आपको, सिंपली मैं इसके अंदर रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है उसको पास कर देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और इसकी जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड ही रखिएगा। ठीक है, सिंपली इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जो भी दूसरे इनपुट हैं उसमें भी आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, पहले से आपको जो ये रजिस्टर नाउ का बटन है इसको डिसेबल करके रखना है। जैसे कि आपने अभी पहले कुछ दिन पहले एक फंक्शनैलिटी बनाई थी, अगर यूज़र ने जो ईमेल आईडी डाली है वही ईमेल आईडी डाली है जो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तब जा कर के ही ये रजिस्टर नाउ का बटन आपका इनेबल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बटन को पहले डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल कैसे करेंगे, डिसेबल एट्रीब्यूट इस तरीके से पास कर दीजिए, वैल्यू दे दीजिए डिसेबल्ड। सो देखिए मैंने यहाँ पे डिसेबल्ड पास कर दिया। सेव करके जब रन करिए देखिएगा ये रजिस्टर नाउ आपका डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक काम करना है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये आई का जो आइकन है यहाँ पे इंसर्ट किया है, उसी तरीके से यहाँ पे ईमेल आईडी के यहाँ पे एक लोडिंग का आइकन आपको इंसर्ट करना है। सो चलिए उस आइकन को जो है हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे पासवर्ड वाले में इस तरीके से इंसर्ट किया था, देख रहे हैं यहाँ पे हमने पहले पास कंटेनर इस तरीके से क्लास वैल्यू दी थी, और इस क्लास वैल्यू के माध्यम से हमने इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी को पास किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वाला जो डिव है ईमेल वाला, इसमें भी आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ईमेल अंडरस्कोर कंटेनर। ठीक है, ये देखिए ईमेल कंटेनर इसमें लगा दिया, और इसके बाद हमें क्या लगाना था, एक आइकन इंसर्ट करना था। तो देखिए ठीक इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, ये वाली आइकन वाला जो कोड है इसी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे हम क्लास की जो वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ये फा आई जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फा हाइफन सर्कल हाइफन नॉच और स्पेस देके फा हाइफन स्पिन। ठीक है, यहाँ देखिए पास आइकन लिखा हुआ है, सिंपली आप यहाँ पास आइकन क्लास को रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ईमेल आइकन, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए ईमेल आइकन की जगह लिख दीजिए ईमेल लोडर। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये लोडिंग का आइकन है। ठीक है, सेव करिए जरा इसको और एक बार रन करके जरा टेस्ट करिए, देखिए कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है, हमें इसे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इस कोड के अंदर देखिए यहाँ पे आपने ईमेल कंटेनर इस तरीके से पास किया है, तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है, इस डिव में पोजीशन रिलेटिव जो वैल्यू है प्रॉपर्टी उसे पास करना है। तो सिंपली आइए style.css के अंदर, और यहाँ पे देखिए पास कंटेनर के अंदर पोजीशन रिलेटिव इस तरीके से पास हो रखा है। ठीक है, ये किस में पास हुआ है, पासवर्ड वाले कंटेनर में। हमें जो ईमेल का कंटेनर है इसके अंदर हमें पास करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, यहीं पे कॉमा डालिए और डॉट का चित्र देके ये ईमेल अंडरस्कोर कंटेनर को इस तरीके से पास कर दीजिए। तो क्या होगा, इसके अंदर भी पोजीशन रिलेटिव लग जाएगा और इसके अंदर भी पोजीशन रिलेटिव लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे भी देखिए इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ है, टॉप राइट, ये सब कुछ यहाँ पे सेट हो रखा है। तो यही सारी आपको जो प्रॉपर्टी है वह किस में सेट करनी है, इस वाले आइकन के अंदर। देखना ये वाला आइकन, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ईमेल लोडर के नाम से क्लास इसमें हमने इंसर्ट करके रखी है। तो सिंपली आप क्या करिए, यहीं पे कॉमा लगाइए और क्लास का जो सिंबल होता है उसे देख करके इस तरीके से ईमेल लोडर को पास कर दीजिए। तो क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें भी लागू हो जाएगी और इसमें भी लागू हो जाएगी। अब जो इसे सेव करके आप एक बार रिलोड करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने रिलोड किया यहाँ पे, तो ये जो आइकन है अभी भी यहीं का यहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ज़रा जो फोर्स रिलोड का बटन होता है आप उसको प्रेस करिए। क्या होता है वो, कंट्रोल के साथ आप F5 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक बार फोर्स रिलोड हो जाएगा। फोर्स रिलोड का मतलब ये है कि जो भी कैच में डेटा होगा वो सब डिलीट होके फिर से रिलोड होगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये सही जगह पे इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। सो अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब जो ये आइकन यहाँ पे दिख रहा है आप इसे पहले से छुपा के रखिए। ठीक है, कैसे छुपाएंगे, सिंपल आप क्या करिए, इसके अंदर एक क्लास वैल्यू लगा दीजिए d-none। अगर आप इसमें d-none लगा देते हैं तो क्या होगा, इसमें लग जाएगा डिस्प्ले नन। ठीक है, अब आप इसे सेव करके रन करिए तो देखिए ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र इसमें क्लिक करे और इसके अंदर कुछ राइट करने लग जाए अपना ईमेल आईडी, तब वो लोडर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा,
जरा उसको देखिए ये ईमेल लोडर वाला जो ये क्लास है वो हमने इसमें लगा रखा है। तो इसी को सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे नीचे, देखिए नीचे आ जाइए और यहाँ पे देखिए ये वाला जो फंक्शन है कहाँ पे ख़त्म हो रखा है, देखिए यहाँ पे ख़त्म है। आप यहाँ पे ना जो भी काम कर रहे हैं उस साथ ही साथ यहाँ पे आप कमेंट भी पास करते जाइए कि हम अभी यहाँ पे किस चीज़ की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ लोडर को शो करने की, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ लोडर शो कोडिंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए, सिंपली जो आइकन था उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए ईमेल लोडर को। और ये कब दिखना चाहिए, मैं चाहता हूँ जो ये आपका ईमेल लोडर है ये तब दिखे जब यूज़र इस इनपुट बॉक्स में राइट करने लग जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो इनपुट बॉक्स देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करना होगा और इस इनपुट बॉक्स के अंदर आपने आईडी सेट करके रखा है ईमेल, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रहा ईमेल और ये देखिए ये रहा इनपुट बॉक्स में आपने ईमेल आईडी सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ईमेल को सिलेक्ट करेंगे, ईमेल लोडर को नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें एक इवेंट पास करूँगा ऑन इनपुट, ठीक है। तो जो ये ऑन इनपुट इवेंट मैं यहाँ पास करने वाला हूँ वो जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, jQuery का नहीं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट का इवेंट किस तरीके से पास किया जाता है। सबसे पहले आप डॉट देंगे और ऑन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करेंगे पैरेंथेसिस को और इसके अंदर सिंगल कोट्स में लिखेंगे इनपुट। तो देखिए ऑन आपको बाहर लिखना है और इनपुट जो है उसे अंदर लिखना है। फिर ठीक इसके बाद आपको कॉमा दे करके कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब आपके ईमेल वाले इनपुट में कुछ लिखा जाएगा तब क्या होना चाहिए वो आप इस फंक्शन के अंदर लिख लीजिए। तब होना क्या चाहिए, तब आपका जो वो आइकन है लोडर वाला वो शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो लोडर वाला आइकन था उसको सेलेक्ट कर लीजिए ईमेल लोडर और इसके अंदर जो हमने डी नन क्लास लगाया था उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए रिमूव क्लास और यहाँ अंडरस्कोर में d-none, ठीक है। इस तरीके से यहाँ टर्मिनेट कर दीजिए। सेव करिए इसको और रन करके टेस्ट करिए क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ कुछ भी राइट करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने राइट करने लग गया ये आपको यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो ये तब तक शो होगा जब यूज़र इस पर क्लिक करके कहीं और बाहर क्लिक ना कर दे, मतलब ऑन चेंज वाला इवेंट ना कर दे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र यहाँ से ऑन चेंज करेगा तो हम इस ईमेल आईडी को चेक करेंगे अपने डेटाबेस में, इस वाले टेबल के अंदर, यूज़र वाले टेबल में, कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाली है क्या वो पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो हम यहाँ पे यूज़र को क्रॉस का सिंबल दिखा देंगे और अगर मौजूद नहीं होगी तो सिंपल से हम यहाँ पे यूज़र को चेक का सिंबल दिखा देंगे। और साथ ही साथ जो ये रजिस्टर नाउ का बटन हमने यहाँ पे क्लोज़ करके रखा है इसको भी हम इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको एजाक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम उसको करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे कोई कमेंट पास करिए चेक ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, जो वो देखिए सिंपली आप कब चेक कर रहे हैं, जब आप यहाँ से ऑन चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करके पहले आप अपना ईमेल लिख लेंगे और फिर जब बाहर क्लिक करेंगे तब जा कर के चेक होगा, ठीक है। तो जो हम ये यहाँ पे क्लिक करके दूसरी जगह क्लिक करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑन चेंज इवेंट पास करूँगा किस पे, ईमेल आईडी के इनपुट पे। तो यहाँ पे ईमेल वाला जो इनपुट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ईमेल इनपुट पे जब ऑन चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा चेंज, जब आपके ईमेल इनपुट पे ऑन चेंज होगा तो क्या होना चाहिए वो आप कहाँ लिखेंगे, इस फंक्शन के अंदर, कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही चेंज होगा हम क्या करेंगे, हम एजाक्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए एजाक्स करना। कैसे करते हैं, डॉलर फिर एजाक्स इस तरीके से राइट करते हैं, फिर पैरेंथेसिस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जेसन नोटेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू। पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी क्या, टाइप प्रॉपर्टी, और टाइप में क्या आएगा कि आप कौन से मेथड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी वैल्यू होगी यहाँ पे यूआरएल, कि आप यहाँ पे किस यूआरएल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PHP फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा चेक यूज़र, चेक अंडरस्कोर यूज़र डॉट PHP के नाम से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल का यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमा दीजिए और यहाँ पे डेटा को पास करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेटा वाली प्रॉपर्टी के माध्यम से जो ईमेल आईडी यूज़र ने आपके ईमेल इनपुट में डाली है उसको सेंड कर रहे हैं कहाँ, चेक यूज़र डॉट PHP वाले पेज में, ठीक है। तो आप कैसे भेजेंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स इस तरीके से ऑन करिए और यहाँ पे सिंपली राइट करिए ईमेल
ठीक है। और यहाँ पे ऐसे राइट करिए, डॉलर का चित्र दीजिए और यहाँ लिखिए दिस। अब दिस लिखने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वह आपका एलिमेंट रिटर्न आएगा जिसमें आपने इवेंट पास किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कौन सा इनपुट हमने यहाँ सेलेक्ट करके रखा है, ईमेल वाला इनपुट। तो यही ईमेल वाला जो आपका एलिमेंट है, मतलब इनपुट एलिमेंट, वही यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। इसी के अंदर आप लगा दीजिए वैल मेथड को इस तरीके से। तो क्या होगा, जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा वह यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने गलती से कॉमा पास कर दिया है, सेमीकोलन, अब इसे हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम जेसन नोटेशन में वैल्यू पास कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है जहाँ पे डेटा का ये कर्ली ब्रैकेट्स बंद हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करिए, सक्सेस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आप इस तरीके से डिफाइन करिए और यहाँ पे सिंपली फंक्शन को इस तरीके से कॉल करिए, ठीक है। और इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में आप क्या रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्स को इस तरीके से रिसीव कर लेंगे। और जो भी आप रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे फ़िलहाल के लिए आप उसे अभी अलर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं अलर्ट में राइट कर देता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एजाक्स तो कर लिया, ठीक है, लेकिन जो ये हमने जिस फाइल का एजाक्स किया ये फाइल ही अभी हमने बनाई नहीं है। तो चलिए अब इस फाइल को भी हम बना लेते हैं। कहाँ पे बनाएंगे, PHP फोल्डर के अंदर। तो देखिए ये रहा आपका PHP फोल्डर, ओपन करिए और राइट क्लिक करिए इस पर और न्यू फाइल पे क्लिक करिए और इसे सेव कर लीजिए। किस नाम से, check_user.php के नाम से। सेव पे क्लिक करिए, सिंपली यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे पहले PHP का फटाफट से कोड जो होता है सिंटेक्स, उसको यहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो यहाँ पे अब आप ही देखिए हम क्या करेंगे, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग PHP पेज इस तरीके से बनाते जाएंगे और सभी में हमें क्या करना होगा, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सभी पेज के अंदर न्यू MySQLi का ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही ऐसी फाइल बना देंगे डेटाबेस की जिसके अंदर डेटाबेस से कनेक्ट होने वाला जो मेथड है वह लिखा होगा और उसी फाइल को हम क्या करेंगे, सभी फाइल्स के अंदर जिस जिस फाइल के अंदर उस कोड की ज़रूरत होगी उसको हम रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। जो देखिए वो कैसे होगा, आप क्या करिए, जब PHP के अंदर एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करिए और इसे सेव करिए db.php के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर भी आप सिंपली PHP का जो सिंटेक्स है उसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए और फिर यहाँ पे आप सिंपली एक वेरिएबल बनाइए db के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने न्यू MySQLi जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर लीजिए, ठीक है। सो इसके अंदर हम सबसे पहले पैरामीटर देंगे लोकल होस्ट की, आपका होस्ट कौन सा है, तो हमारा है लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, रूट, फिर पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम क्या था, STP ड्राइव, विदाउट स्पेस था तो सिंपली मैंने इस तरीके से राइट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है जरा उसको देखिए, सिंपली इसके बाद आपको चेक करना होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वह सही से इस्टेब्लिश हो गया है या नहीं। तो सिंपली आप क्या करिए, इफ़ लगाइए और यहाँ पे जो DB ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से आप एक को प्रॉपर्टी कॉल करिए कनेक्ट एरर के नाम से। और अगर कोई एरर आता है तो वो क्या होगा, जो आपका ये इफ़ का बॉडी है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी के अंदर क्या दे दीजिए, यूज़र को मैसेज दे दीजिए एको से कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते थे, एल्स स्टार्ट कर देते थे और एल्स के अंदर कोडिंग करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर एल्स डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो होगा क्या कि अगर ये आपका इफ़ एग्जीक्यूट करना होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहीं पे और उसके बाद का जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप एको इस तरीके से लिखेंगे तो ये कोड आपका चल जाएगा, ठीक है। ये वाला तो चलेगा ही चलेगा, बल्कि इसके बाद का जो कोड लिखा होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इस केस के अंदर आप क्या करिए, एको से मैसेज ना दे करके सीधा डाई से मैसेज दीजिए। डाई एक प्रकार का आपका मेथड है जो कि क्या करता है, आगे के कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता। जैसे कि अगर ये डाई आपका एग्जीक्यूट कर जाता है तो क्या होगा, इसके बाद का जितना भी कोड लिखा होगा वह एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये डाई मेथड आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कुछ भी एरर आता है तो ये डाई एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद का कोड एक भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं पे ये रुक जाएगा। ये मैसेज दे देगा आपको कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश और उसके बाद का कोड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये db.php जो हमने पेज बनाया है इस कोड को हम सभी पेज में रिक्वायर करेंगे, क्योंकि इस कोड की जो ज़रूरत है हमें सभी पेज में है।
सो चलिए इस पेज को हम रिक्वायर करते हैं चेक अंडरस्कोर यूज़र डॉट PHP वाले पेज में। कैसे करेंगे, सिंपली रिक्वायर मेथड आपको पता ही होगा, सिंपली इसे कॉल करिए इस तरीके से, और जिस फाइल को आप यहाँ पे, जिस फाइल का कोड आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उस फाइल का नाम डाल दीजिए। तो हमें क्या चाहिए, db.php वाली जो फाइल है उसका जो भी कोड है उसको हम यहाँ पे इस पेज में चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, जो db.php का सारा कोड होगा वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो चलिए अब हम इसके आगे का कोड करते हैं। ठीक है, तो आगे हमें यहाँ पे अब क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना होगा कि जो चेक अंडरस्कोर यूज़र डॉट PHP का जो यहाँ पे हमने एजाक्स रिक्वेस्ट किया है उसका मेथड पोस्ट ही है या नहीं। अगर किसी यूज़र ने चेक अंडरस्कोर यूज़र डॉट PHP का रिक्वेस्ट गेट के माध्यम से किया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ये मेरी फाइल है इसका रिक्वेस्ट कोई गेट के माध्यम से करे। ठीक है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि इस फाइल का रिक्वेस्ट सिर्फ पोस्ट से ही किया जाए। ठीक है, अगर बाय द वे किसी ने जो ये फाइल है इस फाइल का नाम URL में टाइप कर दिया तो क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट हो जाएगा और जो ये वाली फाइल होगी, ये वाला पेज, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो भी इसका रिक्वेस्ट हुआ है इस फाइल का, क्या वो पोस्ट है या नहीं। ओके, तो सिंपली आप कैसे चेक करते थे, सिंपली आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाइए और यहाँ पे सर्वर सुपर ग्लोबल का यूज़ करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सर्वर सुपर ग्लोबल, और इसके अंदर हम क्या लिखते थे, रिक्वेस्ट मेथड। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। ठीक है, ये अब आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा कि जो ये फाइल है इस फाइल का रिक्वेस्ट किस मेथड से किया गया है। तो बस हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, क्या इस फाइल का जो रिक्वेस्ट किया गया है क्या वह पोस्ट से किया गया है। अगर पोस्ट से किया गया है तभी जा कर के इसके अंदर का कोड काम करे, वरना हम यूज़र को मैसेज दे देंगे एल्स के थ्रू, अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैसेज दे देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इफ़ के अंदर सबसे पहले उस ईमेल आईडी को रिसीव करना है जो कि हमने यहाँ पे भेजा है। देख रहे हैं यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से भेजा है और ये ईमेल नेम हमने इसका रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप पोस्ट वेरिएबल का यूज़ करिए इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली राइट कर दीजिए ईमेल को। ओके, और ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट आपका सुपर ग्लोबल है। ठीक है, सो देखिए हमने यहाँ पे ईमेल को रिसीव कर लिया। इस ईमेल को किसी भी आप वेरिएबल में इस तरीके से रख लीजिए। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये ईमेल आपके डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। वो कैसे करेंगे, सिंपली इसके लिए आपको क्वेरी राइट करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर क्वेरी लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे क्वेरी को, सिंपली राइट करिए सेलेक्ट ईमेल कॉलम फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। सो देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे उस ईमेल आईडी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो ईमेल यूज़र ने हमें दिया है। ठीक है, तो अगर वह ईमेल आपके ईमेल वाले कॉलम में मौजूद होगा तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आपको वह ईमेल निकाल के दे देगी। ठीक है, तो ये निकालेगी तब जब आप इसको रन करोगे। ठीक है, तो चलिए इसे रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, याद है आपको db वेरिएबल हमने बनाया था, और ये db वेरिएबल हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, इस db.php वाले फाइल से। ठीक है, तो इसके अंदर से मैं यहाँ पे निकालता हूँ क्वेरी मेथड को, और इसके अंदर जो चेक वाली क्वेरी है इसको राइट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, जिसे कि मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर रख लूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पूरी क्वेरी ने आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, जिसे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर रख लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली कंडीशन लगानी है, किस में, जो वो देखिए सिंपली जो रिस्पॉन्स आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से आपको एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होगी num अंडरस्कोर रोज नाम की। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या करेगी, ये प्रॉपर्टी आपको 2 नंबर रिटर्न करती है। ठीक है, वो कौन कौन से, या तो 1 रिटर्न करेगी या तो 0 रिटर्न करके देगी। ठीक है, 0 रिटर्न करने का मतलब क्या होगा कि ये ईमेल मौजूद नहीं है, और अगर 1 रिटर्न किया या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर इसने रिटर्न किया तो इसका मतलब ये है कि वह ईमेल आपके ईमेल कॉलम में मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ नॉट इक्वल टू 0। मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि क्या नम रोज़ ने 0 रिटर्न नहीं किया। मतलब अगर नम रोज़ ने 0 रिटर्न नहीं किया तो क्या किया होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न किया होगा। ठीक है, तो अगर नम रोज़ किसी भी पॉजिटिव नंबर को रिटर्न करती है, जैसे 1 को रिटर्न करती है, 2 को रिटर्न करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो आपका ईमेल कॉलम है इसके अंदर वह ईमेल मैच हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इफ़ के अंदर यूज़र को आप यहाँ से मैसेज दे दो यूज़र मैच। ओके, देन यहाँ पे आप एल्स यहाँ पे राइट करो। एल्स में आप क्या लिखेंगे, सिंपली एको से आप यूज़र को मैसेज दे दो नॉट फाउंड। ठीक है, सो हमने यहाँ पे देखिए दोनों में इस तरीके से मैसेज दे दिया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर इस क्वेरी ने हमें ईमेल निकाल के दे दिया जो यूज़र ने हमें दिया है, तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये इफ़ वाली बॉडी आपकी एग्जीक्यूट करेगी और हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे देंगे यूज़र मैच। लेकिन अगर इसने 0 रिटर्न किया, ठीक है, अगर इस नंबरोज ने 0 रिटर्न किया तो यहाँ पे आपका एल्स काम करेगा और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, जरा इसको सेव कर लीजिए आप और एक बार टेस्ट करके देखिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो आ जाइए यहाँ पे अपनी फाइल में एक बार रीलोड कर लीजिएगा, कंट्रोल F5 बटन आप दबा दीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ अमित, ईमेल आईडी यहाँ पे पास कर देता हूँ amit@gmail.com। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने ये gmail.com यहाँ पे राइट किया, वैसे ही देखिए यहाँ पे ही लोडर प्रेजेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑन चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने क्लिक करके रखा था, अब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ पासवर्ड वाले पे। जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया नॉट फाउंड। नॉट फाउंड इसलिए आया क्योंकि देखिए हमारे अभी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके अंदर कोई भी ईमेल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो सिंपली अब आप क्या करिए, इसमें आइए और इसको ओके करके पहले रिमूव कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने ये कोड किया है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसी दोनों मैसेज के अनुसार आपको यहाँ पर चेक का सिंबल और क्रॉस का सिंबल दिखाना है। ठीक है, तो वो कैसे दिखाएंगे जब वो देखिए, सिंपली आ जाइए index.php में और यहाँ पे देखिए जो आप रिस्पांस रिसीव कर रहे हो, कहाँ रिसीव कर रहे हो, अलर्ट के अंदर। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करिए, उसको रिमूव कर दीजिए और सिंपली सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास को रिमूव करना है। ठीक है, कौन सी क्लास, जिससे कि ये लोडर आपका आया है, जो ये लोडर दिख रहा है ना, पहले आप इस लोडर को रिमूव करिए। ठीक है, जैसे ही आपके पास रिस्पांस आएगा पहले क्या करेंगे, लोडर को रिमूव करेंगे। तो देखिए लोडर में क्या लगा है, ये देखिए ये लगा है ना यहाँ पे ईमेल लोडर। ठीक है, यही वाली क्लास थी, मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ सक्सेस के अंदर। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही रिस्पांस हमारे पास आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, वापस से जो ईमेल लोडर का क्लास वैल्यू है उस क्लास को ही हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम डीनन को रिमूव नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको रिमूव करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये लिखा है ना फा सर्कल हाइफन नॉच फा स्पिन, इस पूरे क्लास को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और जैसे ही इसको रिमूव कर देंगे वैसे ही यहाँ पे जो आइकन दिखना है वह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आता हूँ और डी नन की जगह यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही रिस्पांस आएगा वैसे ही जो लोडर वाला आइकन है वह आपका हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक करिए कि रिस्पांस क्या आया है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इफ़ रिस्पांस डॉट ट्रिम। अब यहाँ पे ट्रिम क्यों पास किया, मैंने आपको बता दिया था, वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक करिए क्या रिस्पांस के अंदर नॉट फाउंड आया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर रिस्पांस के अंदर नॉट फाउंड आया होगा तो क्या होना चाहिए, तो जो ये ईमेल लोडर वाला आपका आइकन है इसके अंदर एक क्लास वैल्यू ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल लोडर को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, आई वाले टैग को, और इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करता हूँ। राइट करिए ऐड क्लास को और यहाँ पे लिखिए पा हाइफन चेक हाइफन सर्कल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाली क्लास वैल्यू ऐड करनी है। मतलब अगर नॉट फाउंड होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ये चेक वाला जो आइकन है उसे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस के जो आइकन का जो कलर है उसको भी हम चेंज करेंगे। तो वापस से सेलेक्ट कर लो ईमेल लोडर को इस तरीके से, सिंपली आप क्या करिए ना, कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो ईमेल लोडर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर CSS पास करिए और यहाँ पे जो इसका कलर है उसको आप चेंज कर दीजिए, किस में, ग्रीन में, और जो ग्रीन लिखेंगे आप इसे डुअल कोट से इस तरीके से लॉक कर दीजिएगा। ओके, देन अब जरा आप इसे सेव करिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि देखिए क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो देखिए मैं एक बार फिर से इसे रिलोड कर लेता हूँ, यूज़र नेम डालता हूँ अमित, ईमेल आईडी डाल देता हूँ amit@gmail.com और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चेक का सिंबल आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको एक और कंडीशन चेक करना है कि अगर नॉट फाउंड की जगह कुछ और आया है तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो आप यहाँ पे इसे एल्स में डिफाइन कर देंगे। क्या डिफाइन करेंगे, चलो वो देखिए, सिंपली इन दोनों को पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए फा
टाइम्स हाइफन सर्कल, ठीक है। टाइम्स का मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्रॉस का सिंबल इंसर्ट हो जाए और जो इसका कलर है वह क्या हो जाए, ग्रीन की जगह रेड में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पास कर दीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कोड जो अभी मैंने आपको बताया है ये सही से समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम किस तरीके से रिस्पांस की जो वैल्यू आई है उस पर हम कंडीशन पास करके यहाँ पे ईमेल जो लोडर है उसको हम उसके आइकन को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको सेव करके अभी रन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक का ही आइकन मिलेगा क्योंकि अभी डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस साइनअप को, जो साइनअप करने वाला कोड है रजिस्टर नाउ वाला, उसको करेंगे। और यहाँ पे जो देखिए एक चीज़ आपको और करनी थी, जो रजिस्टर नाउ वाला बटन था इसको भी इनेबल करना था, तो चलिए इसको भी इनेबल कर लेते हैं। सो चलिए यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर नाउ वाला बटन है इसमें आप कोई क्लास वैल्यू लगा दीजिए जिससे आप इसे सेलेक्ट कर सके। तो देखिए कहाँ पे रजिस्टर वाला बटन, तो ये देखिए हमने डिसेबल करके रखा हुआ है ना रजिस्टर वाले बटन को, देखिए। तो इसमें आप क्या करिए, क्लास लगा दीजिए रजिस्टर के नाम से। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया रजिस्टर अंडरस्कोर बटन, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस बटन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे नॉट फाउंड वाला आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगा है डिसेबल वाला उसको रिमूव करूँगा। कैसे रिमूव करेंगे, सिंपली लगाइए यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को, ठीक है। ATTR मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये इतना ही लिखा जाता है, बोला जाता है रिमूव एट्रीब्यूट, लेकिन लिखा इतना ही जाता है, यही मेथड है रिमूव ATTR, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, जिस एट्रीब्यूट को आप रिमूव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे डिसेबल्ड वाला जो एट्रीब्यूट है इसे रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इसे सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे रन करके टेस्ट करिए, देखिए ये इनेबल होता है कि नहीं। मैं वापस से डालता हूँ अमित, ईमेल आईडी डालता हूँ amit@gmail.com। देखिए मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद मैं ऑन चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ चेक भी लग गया और यहाँ पे रजिस्टर नाउ का जो बटन है वह इनेबल भी हो गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।